हेलो बच्चों, क्या हालचाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत मजे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बेटे हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण। 90वें चैप्टर की अवकल समीकरण जो नाम है उसकी तीसरी प्रश्नावली 9.3 के बारे में बात करने वाले हैं। उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है कक्षा 12 का, तो इसके अंदर हमने 2 एक्सरसाइज करी हैं। और पहली एक्सरसाइज, पहली प्रश्नावली 9.1 में मैंने जो आपको बात कराई थी कि अवकल समीकरण क्या होती है, इस बारे में बात करा था। और अवकल समीकरण की कोटि और घात, है ना, ऑर्डर और डिग्री के बारे में बातचीत करी थी। बहुत सिंपल टॉपिक था। और 9.2 प्रश्नावली के अंदर हमने अवकल समीकरण के हल के बारे में बात करी थी, ठीक है ना। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष हल और व्यापक और विशिष्ट हल, वो सारे लेक्चर आपको, अगर आप चैनल के पेज पे जाओगे तो प्लेलिस्ट में सारे सीक्वेंस से मिलते हैं। सभी चैप्टर्स मिल जाते हैं, पिछले वाले भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग साथ साथ रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं कि आज क्या पढ़ना है। जितना हमने पढ़ लिया है, अवकल समीकरण को जान लिया है, उसके हल के बारे में जान लिया है, लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रथम कोटि यानी कि फर्स्ट ऑर्डर और प्रथम घात यानी कि फर्स्ट डिग्री। प्रथम कोटि और प्रथम घात का मतलब हो गया कि उसके अंदर हमारे पास में केवल और केवल dy/dx होगा, क्योंकि प्रथम कोटि प्रथम ऑर्डर वाला तो सिस्टम यही बनेगा ना। इसके अंदर आपको d2y/dx² मीन इस तरीके से, या फिर d3y/dy की घात 3, ये कुछ मिलने वाला नहीं है। हम लोग केवल क्लास 12 के अंदर उन सभी अवकल समीकरणों के सॉल्यूशन करने वाले हैं, उन सभी समीकरणों को हल करने वाले हैं जो प्रथम कोटि और प्रथम घात, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाली होंगी, यानी कि जिनके अंदर केवल dy/dx होगा, ठीक है ना। और बस चैप्टर का पूरा समअप अभी मैं बता देता हूं आपको कि करना क्या है। अभी की जो एक्सरसाइज 9.3 होगी बेटे, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। हम लोग 9.3 के अंदर इसी के क्वेश्चंस की बारे में बातचीत करेंगे। फिर 9.4 के अंदर एक और आपको अवकल समीकरण देखने को मिलेगी, जो कि समघाती अवकल समीकरण, समघातीय अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने शॉर्टकट में लिख दिया DE। फिर बेटे ये वाली पढ़ने को मिल रही है हम लोगों को 9.4 के अंदर। एंड लास्ट की जो एक्सरसाइज है हमारे पास 9.5 के अंदर, हम एक अलग प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, जो कि रेखीय अवकल समीकरण है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बस इतना ही काम इस पूरे चैप्टर में है। और हमने अभी बात कर ली है, ये सारी की सारी इक्वेशंस जो हैं वो प्रथम कोटि प्रथम घात वाली हैं। इसका मतलब उनमें केवल dy/dx ही उपस्थित होगा, d2y/dx इससे उच्च कोटि का अवकलज नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं क्लास तो भरा है ही, हम शुरुआत करते हैं 9.3 के इंट्रोडक्शन की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही सिंपल, बहुत ही सीधा टॉपिक है। और जिन बच्चों के अवकलन और समाकलन अच्छे हैं वो बच्चे बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील करेंगे इसके अंदर, ठीक है, बहुत कंफर्ट फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हल्के फुल्के समाकलन की जरूरत आपको पड़ने वाली है। हल्के फुल्के क्या, समाकलन के सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो क्या है ये, सबसे पहले इसके बारे में जान लें। ये टॉपिक है क्या, वेरिएबल सेपरेबल, है ना, पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण। तो यार मैं तो इसको बचपन से इसी से जानता हूं, वेरिएबल सेपरेबल। इसका मैं आपको समझा दूंगा पृथक्करण का मतलब क्या है। इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिलेगी बेटे। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी कि dy/dx इज इक्वल टू कोई एक फंक्शन होगा जिसके अंदर x भी होगा और y भी होगा। बिल्कुल ठीक बात है। कोई एक फंक्शन होगा जो x और y का होगा, और लेकिन इस फंक्शन की खास बात ये होगी कि हम लोग यहां पर वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, पृथक्करण कर सकते हैं। मतलब x वाले x के साथ लिखे जा सकते हैं, x वाले एक तरफ किए जा सकते हैं, y वाले एक तरफ किए जा सकते हैं। इसी को कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है ना। तो अब देखो एक एग्जांपल मैं आपके सामने देखा हूं। जैसे मैंने ये उदाहरण लिया, बहुत इजीली बात करने वाले हैं। हम सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे, ज्यादा कुछ बताने लायक है भी नहीं। एक
एक डिफरेंशियल इक्वेशन, एक अवकल समीकरण मैंने लिखी, एक अवकल समीकरण मैंने लिखी 1 + y² बटे 1 + x²। तो देखो ये एक अवकल समीकरण है। अब इस अवकल समीकरण की खास बात बेटा ये है कि हम इस अवकल समीकरण के वेरिएबल को सेपरेबल कर सकते हैं, मतलब इनको पृथक्करण कर सकते हैं। मतलब क्या है, इस dx को उधर ले आओ, 1 + y² को बटे में ले आओ, तो 1/1 + k y² और dy बराबर, देखो यहाँ पे 1 + k x² और dx, ऐसे करना है। और जैसे ही आप इसके दोनों तरफ का समाकलन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? आंसर मिल जाएगा। और आंसर आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर इक्वेशन dy बटे dx के रूप वाली है तो जो हल होगा, जो सॉल्यूशन मिलेगा, जो सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वो किस टाइप का होगा? वो y बराबर कोई फंक्शन आपके पास में, कोई x का कोई फंक्शन मिलेगा, यानी कि एक वक्र मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? इस टाइप का एक वक्र मिलेगा, इसको वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्र, यानी कि इंग्लिश में कर्व बोलते हैं। चलिए अभी चर्चा कर रहे हैं कैसे मिलने वाला है। सब मिलेंगे, सबसे मुलाकात होगी तो वहां ज्यादा बेटर समझ में आएगा आप लोगों को। तो अभी हम लोगों ने ये बताया सिर्फ कि ये वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है कि x वाला चीज x के साथ कर दो, dx के साथ कर दो, और y² वाला पोर्शन dy के साथ कर दो, तो इसको हम वेरिएबल सेपरेबल यानी कि पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण कहते हैं। तो बहुत डिटेल से बात करने से अभी बचेंगे, सिंपल क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपकी इस प्रश्नावली के अंदर कुछ एग्जांपल्स है जिन पर मैं बात करने वाला हूं। उनमें से सबसे पहला, यानी कि आपकी इस एनसीईआरटी किताब का 4th एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, और आपको शायद मैं बहुत अच्छे से ये उम्मीद कर सकता हूं फिर कि आप बहुत सारे सवाल कर लोगे। एक ही पैटर्न है भैया करने का, बशर्ते ये है कि समाकलन आपको देखना है कि कैसे कैसे होना है, वो अलग बात है। तो देखो उदाहरण नंबर आपके पास में 4 है। उदाहरण नंबर आप अगर अपनी एनसीईआरटी किताबों को बेटा मेरे ध्यान से देखोगे तो उदाहरण नंबर मेरे पास 4 है मेरे बच्चे। कह रहा है एक अवकल समीकरण है, कह रहा है कि अवकल समीकरण है गुरुजी, अवकल समीकरण है, इसको हल करके दिखाओ। एक अवकल समीकरण है, ठीक है ना, अवकल समीकरण का अवकल समीकरण दी है उसने dy बटे dx। देखो एक बात और मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना, dy बटे dx x + k 1/2 - ky, ठीक है, जहां पर y डज नॉट इक्वल्स टू 2। ये तो बात मजबूरी है उसका कहना, भाई y 2 के बराबर नहीं है। इसका कारण ये है कि y को अगर 2 रख देंगे तो बात ही खत्म। अवकल समीकरण क्या, यहाँ कुछ भी नहीं मिलने का। मैं 2 रख के देख लो, ये पूरी अवकल समीकरण गायब हो जाएगी, क्योंकि बटे में 0 तो फिर वही अपरिभाषित नॉन डिफाइंड नंबर आ जाएगा। तो उसने एक बात और लिखी है कि व्यापक हल ज्ञात करो। ये व्यापक हल के बारे में भी बात करेंगे। व्यापक हल ज्ञात करो। व्यापक हल क्या होता है भैया? व्यापक हल क्या होता है? व्यापक हल होता है जिसके अंदर कोई आर्बिट्री कांस्टेंट यानी कि स्वेच्छ अचर या फिर पारचाल, उनको पारचाल भी कहते हैं, उपस्थित होगा। और वो होगा ही होगा, क्योंकि जब समाकलन करेंगे तो एक समाकलन स्थिरांक या फिर समाकलन अचर जिसको हम कहते थे, जब सी लगाते थे भाई, आप किसी को, जैसे आपने इंटीग्रेशन करा 1/x dx, तो आपको पता है सर ये तो log x है, लेकिन इसके साथ में हम लोग यहाँ पर सी लगाते थे, ठीक है। तो ये सी जो है ये डेफिनेट नहीं, हमें ये अनिश्चित अंतराल, सॉरी ये अनिश्चित समाकलन कहलाता था। तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें भी हमें इस तरीके के पारचाल, इस तरीके के नंबर्स देखने को मिलेंगे, और इन नंबर्स की वजह से ही हम इसके व्यापक हल इसको कह देंगे सर इसका ये व्यापक हल है। बात ठीक है, बात ठीक है, आपके समझ में आ रही है बात। लेकिन अगर किसी भी समीकरण के अंदर ये सी नहीं आएगा और सी का मान हम निकालेंगे किसी भी कंडीशन जो हमें स्थितियां दी होंगी उसके अनुसार, तो फिर उसको कह देंगे विशिष्ट हल। क्या कह देंगे? विशिष्ट हल। सारी बात करेंगे धीरे धीरे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी शायद आपको बहुत भारी भारी शब्द लग रहे होंगे, व्यापक हल क्या होता है, विशिष्ट हल क्या होता है, तो ये सब समझ में आने वाले हैं आप लोगों के। चलिए मैं सवाल करता हूं बेटे पहले, अभी बाद में बात करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे, टेंशन ना लो। तो जब मैं इसको हल करने बैठूंगा, देखो हल करने बैठता हूं समीकरण को, तो ये एक ऐसी समीकरण है जिसमें वेरिएबल सेपरेबल हो सकते हैं, जिसके अंदर हम x के पोर्शन को अलग, y के पोर्शन को अलग कर सकते हैं। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देखोगे कि 2 - y
तो मेरे बेटे डी वाई के पास चला जाएगा, और यहाँ पे x प्लस के 1 ये आपका dx के साथ चला जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, इतना ही बहुत है। देखो x कोई फंस ही नहीं रहा, सबका बंटवारा हो गया, x वाला अलग चला गया, y वाला अलग चला गया। जब ये हो जाए तो फिर हम तो दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। यहाँ करेंगे दोनों पक्षों का, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं, दोनों पक्षों का हम लोग समाकलन करेंगे बेटे। क्या करेंगे? समाकलन करने पर तो भैया मेरे जब हम इसका समाकलन करेंगे, ठीक है ना भैया मेरे, जब हम इसका समाकलन करेंगे तो सीधी सी बात है, समाकलन 2 माइनस वाई डी वाई बराबर समाकलन x प्लस 1 और dx। इसको आपको पता समाकलन आपने बतेरे करके आए हो, बतेरे बहुत सारे करके आए हो बेटा, है ना, बहुत सारे करके आए हो। इसको ऐसा किया जा सकता है, इसको भी ऐसा किया जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं होगी किसी बच्चे को, ठीक है। और समाकलन का बेसिक फंडा क्या होता है? कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा माइनस, यहाँ पे y का हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे 2। या हम थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, क्योंकि समाकलन का तो पूरा चैप्टर खत्म करके आया, थोड़ा थोड़ा ही करा था हमने, तो हम यहाँ पे 2 की जगह आ जाएगा 2x, नहीं सॉरी dy है ना, तो यहाँ dy आएगा ना भैया, यहाँ पे dy आएगा, तो भैया 2 का आ जाएगा 2y, क्योंकि 2 बाहर आ जाएगा, 1 बचेगा, 1 का y हो जाएगा, y का हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे 2 बराबर x का हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 1 का हो जाएगा x, लेकिन एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिलेगा ही मिलेगा। उस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हमने सपोज c कह लिया, सपोज क्या कर लिया? c कह लिया। तो बस इसको आपको किस फॉर्म में देना है आंसर को भैया? इस आंसर को आपको सही करके देना है। तो सबसे पहले तो ये 2 जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी समीकरण के अंदर, तो ये जाएगा 4y माइनस के वाई स्क्वायर, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, सीधी सी बात है ना, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2c। कितना आ जाएगा? 2c। एक काम कर लो, पूरे पोर्शन को उठा करके उधर ले जाओ, देखो क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि अच्छा लगता है शुरू में एक्स स्क्वायर हो प्लस का वाई स्क्वायर हो और प्लस के 2x तो ये है ही है, फिर इधर से ये माइनस के 4y चला जाएगा, माइनस के 4y हो जाएगा, माइनस के 4y हो जाएगा बेटा, ठीक है। फिर यहाँ पर है प्लस माइनस के 2c कह लो, चलो क्योंकि ये नहीं प्लस के 2c रहेगा ना, इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक, समझ में आ रहा? चाहो तो आप इसे यही छोड़ सकते हो, देखो ये c आया इसके अंदर, c का मान हम कुछ भी देंगे, मतलब c के मान अलग अलग मानों के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन निकल करके आ जाएंगे। c का मान 1 रखेंगे तो ये कुछ बन जाए, ये यहाँ पे 2 बन जाएगा, 2 रखेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो ये एक व्यापक बात कर रहा है, व्यापक शब्द का अर्थ होता है बहुत बड़े पैमाने पे कोई बात हो रही है, उसको कहते हैं व्यापक बात हो रही है, ठीक है। किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं उसे कहते हैं ये विशिष्ट बात है। मैं किसी खास एक बच्चे के बारे में बात करूं तो ये वो विशिष्ट बात है। मैं पूरी क्लास पूरे स्कूल को एक साथ लेकर के बात करूं जो सबके लिए वैल्यू रखती हो तो वो व्यापक बात है। तो ये एक जो हल है ये एक व्यापक हल है। तो चाहो तो आप 2c को नया कांस्टेंट c1 कह लो, है ना, तब ये हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि देखो ये भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, 2 भी, 2 की मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट ही मिलने वाला है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 4y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0 आपका व्यापक हल आ जाएगा। ये क्या है? व्यापक हल है, दिस इज व्यापक हल, ठीक है ना। ये कहें कि इसको अगर मैं समीकरण 1 कह देता हूं, ठीक है ना, तो अवकल समीकरण 1 का, अवकल समीकरण 1 का व्यापक हल, व्यापक हल क्या आया आपके पास में सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 4y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यार से। अब बात करें अगर हम लोग इसी बुक में आप एग्जाम्पल नंबर 5 पे थोड़ी चर्चा करें, फिर हम थोड़ा सा बोर्ड आपको नोट करने के लिए देंगे। 5वां जो हमारे पास एग्जाम्पल है, तो आप लोग बेटे थोड़ा सा अगर किताबें लेके बैठोगे ना, ये एनसीईआरटी वाले किताबें अपने पास, तो ज़्यादा मेरे से कनेक्ट हो पाओगे, क्योंकि किताबें सामने होती तो थोड़ी सी वाइब आती है ना, एक फील आता है ना, फील आता है क्वेश्चंस को करने का, समझने का, पढ़ने का।
तो ज़रूरी है कि किताबें हों, साथ में एक पेन रफ कॉपी हो, तो सारी बातें बढ़िया साथ साथ चीज़ें नोट करते चलें। जो पढ़ाया जा रहा है उसको पॉज करके तुरंत नोट कर लें। स्क्रीनशॉट लेके छोड़ोगे तो भैया वो गैलरी में ही रहेगा, वो कभी दिमाग में या कॉपी में नहीं आ पाएगा आपका, ये कंफर्म सी बात है। साथ साथ पढ़ें, जैसे आप एक ट्यूशन पढ़ रहे हो उसी तरीके से आप पढ़ें। तो एक अवकल समीकरण दिया गया है बेटा, एक अवकल समीकरण दिया गया है कि dy बटे dx, ध्यान से देखेंगे, dy बटे dx इज वॉट, इन्होंने कहा है सर 1/y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करने वाले हैं, इसका व्यापक हल फाइंड आउट करना, हमें भी इसका क्या निकालना है, व्यापक हल। व्यापक हल का मतलब जिसके अंदर c आएगा, कांस्टेंट आएगा, व्यापक हल हमें निकालना है इसका, ठीक है बेटा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसी इक्वेशन जिनमें वेरिएबल को सेपरेबल किया जा सकता है। वेरिएबल क्या होते हैं, एक्स और वाई वेरिएबल है। देखो एक बात और आपको बता दें, वेरिएबल भी हमारे दो टाइप के हैं। जैसे y इज इक्वल टू हम लिखते हैं एफ एक्स, इस बात को जरा कहीं नोट कर लेना, y इज इक्वल टू हम लिखते हैं एफ एक्स, तो ये तो होता है स्वतंत्र 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 चर, यानी कि इंडिपेंडेंट चर। y होता है इंडिपेंडेंट चर। अरे नहीं यार, क्या गलती बात कर दी मैंने, बहुत गंदी बात कर रहा हूं। x होता है स्वतंत्र चर, x क्या होता है, स्वतंत्र। क्यों होता है मैं बताऊंगा अभी। स्वतंत्र चर होता है, इस इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट चर, आजाद आदमी है, वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है। और y होता है डिपेंडेंट, यानी कि डिपेंडेंट, याद रखो डिपेंडेंट की जो हिंदी होगी वो समझ लेना। डिपेंडेंट मतलब जो डिपेंड करता है, डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल ये तो चर। क्योंकि आपको पता है जैसे ही x का मान आएगा तभी y का मान प्राप्त हो सकता है। y इज इक्वल टू हमने सिंपल एक फलन ले लिया x प्लस 1, तो x तो स्वतंत्र है, कुछ भी मान ले सकता है, लेकिन y पूरा पूरा इस पर डिपेंड करता है। x अगर 1 लेगा मान तो y का मान 2 आएगा, x अगर मना कर देगा मैं कोई मान नहीं लेता तो y का मान निकलेगा ही नहीं। बात समझ रहे हो ना। तो यानी कि ये दो चर होते हैं किसी भी समीकरण के अंदर, एक चर स्वतंत्र चर होता है जिसको हम x कहते हैं, और एक आपके पास में डिपेंडेंट यानी कि आश्रित कहें जिसको, है ना, कि आश्रित शब्द होता है ना जिस पे आश्रित है दूसरे आदमी पे, उसको हम लोग कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। कई बार आगे मैं ये इक्वेशन के अंदर ये बातें करूंगा डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट चर की, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया बेटा पहले ही, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बड़े इजीली सॉल्व करने वाले हैं, इसमें परेशानी कुछ नहीं है। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आप देखेंगे कि सर 1/1 प्लस के वाई स्क्वायर आ जाएगा, एंड डी वाई इज इक्वल टू 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा डी एक्स। और यहाँ पर फिर आप लोग समाकलन करेंगे, क्या करेंगे बेटे, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो मेरे प्यारे बच्चों समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई बराबर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर और बच्चा dx। तो बड़ा साफ और क्लियर दिख रहा है कि सर ये फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ y का। तो आपको पता है ये आ जाएगा सर tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस, अच्छा एक बात बहुत ध्यान से आप लोगों को सुननी है, मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुननी है। वैसे इस एग्जाम्पल में नहीं ऐसा काम करा गया है, आपकी एनसीईआरटी में ये काम नहीं करा गया है इस वाला जो मैं सोच रहा था, ठीक है ना, कि यहाँ पर आप लोग c ना लगाएं तो tan इनवर्स c भी लगा सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ c, और उसको आगे सॉल्व भी किया जा सकता है, y का मान एक स्पष्ट मान भी निकाला जा सकता है। लेकिन उन्होंने क्या करा है, सिंपल कर दिया, इसका tan इनवर्स y, इसका tan इनवर्स x प्लस का एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दिया हमने, यहाँ एक पराचाल लगा दिया, या इसको हम लोग स्वेच्छ अचर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्वेच्छ अचर भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसको आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना करो, मैं बहुत बातें बता के चलता हूँ। इसको आप आर्बिट्री कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे लगता है वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चंस को आप समझने में कामयाब हो रहे होंगे। तो जरा लेक्चर को बेटे पॉज कर लो, नोट कर लो, जो भी आपको उचित लगता हो वो बातों आपके कॉपी में जानी चाहिए।
अब हम लोग चलते हैं बेटे इसी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के अंदर एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं। और उसके अंदर भी बहुत साधारण सिंपल सी एक इक्वेशन दी गई है। और देखो जितनी भी इक्वेशन आ रही हैं वो सारी dy बटे dx वाली आ रही हैं, क्योंकि ये जो है अगर इन इक्वेशंस की हम लोग घात की बात करें, ऑर्डर की, सॉरी कोटि की बात करें, कोटि मतलब ऑर्डर की बात करें, तो वो भी 1 है। और आपको पता है घात जो होती है, डिग्री जो है वो भी 1 है। चेक कर लो, घात और डिग्री देखने का तरीका हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 9.1 के अंदर, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब बात करते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 6 की। उसमें एक इक्वेशन दी है सर dy बटे dx जो है वो बराबर है माइनस के 4xy²। तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सी बात है, dy के साथ में आ जाएगा बटे में यहाँ पे y² और इधर आ जाएगा माइनस के 4x और dx। बात समझे नहीं? मैंने क्या कर लिया, क्या मैंने कर लिया बेटा पता है आपको? मैंने वेरिएबल सेपरेबल कर लिया। मैंने क्या कर लिया? मैंने कर लिया वेरिएबल सेपरेबल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वाला भी हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आप समझा ही चुके हैं क्या है ये, ठीक है। हमने कर दिया है वेरिएबल सेपरेबल। और ये क्वेश्चन कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो इजीली हम लोग अब समाकलन करेंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं? समाकलन करने वाले हैं। dy अपॉन y की घात 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस के 4x एंड dx। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, y की घात -3 dy, सॉरी -2 dy, समाकलन तो ऐसे ही करेंगे ना, -4 बाहर आ जाएगा x और dx। यहां पे करेंगे तो y की घात -2 + 1 अपॉन -2 + 1। भैया समाकलन का बेसिक फॉर्मूला थोड़ा ही भूल जाओगे आप, समाकलन का बेसिक फॉर्मूला थोड़ा ही भूल जाओगे आप, या नहीं? वही तो मैं लगा रहा हूं। तो आपके पास में आ जाएगा -2 + 1 इज इक्वल टू -4 बाहर आ जाएगा, इसका आ जाएगा x² बटे 2। इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देंगे c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देंगे बेटा c। तो हम लोग अगर थोड़ा सा इसको सॉल्व करें, दिस इज, ये दो बार कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा सर y की घात -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू आ जाएगा सर माइनस का 2x² प्लस का c। बिल्कुल ठीक बात है, माइनस का। अब इस -1 की उधर मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। तो कितना आ जाएगा देखो, y की घात -1 बराबर आ जाएगा, ये तो हो जाएगा प्लस का 2x² माइनस का c। अब ध्यान से देखो, इसको कर दो उल्टा, 1 अपॉन y, क्योंकि घात माइनस में है ना, तो लिखा जा सकता है इज इक्वल टू आ जाएगा 2x² माइनस c। दोनों पक्षों का रेसिप्रोकल लेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, तो सीधी सी बात है, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी जो मर्जी पड़े वो कर लो, इस चीज को कुछ ही नाम दे दो, ये आपने बहुत बार करा है। तो ये आपको एक सॉल्यूशन मिला, क्योंकि इसके अंदर एक कांस्टेंट यानी कि एक आर्बिट्री एक वेरिएबल है, या फिर इसके अंदर एक स्वेच अचर है, या इसके पार चाल भी इसको कह सकते हैं, इसीलिए ये इसका व्यापक हल हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन बात सुनो, हाँ 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 हाँ, इसमें व्यापक हल नहीं निकालना बेटा, इसमें निकालना है विशिष्ट हल। तो विशिष्ट हल जब भी पूछेगा, ध्यान रखना मेरी बात को, विशिष्ट हल फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है ना? मतलब क्वेश्चन यही खत्म नहीं हो रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है ये। अब उसने कहा सर विशिष्ट हल बताओ, लेकिन विशिष्ट हल बिना कंडीशन की नहीं बताया जा सकता। विशिष्ट हल हम लोग बिना कंडीशन के नहीं बता सकते। हम लोगों ने यहां तक का काम कर लिया, हमारा तो हल ये आया, लेकिन उसने कहा है क्वेश्चन में, मैंने जो कि मैंने पढ़ा नहीं है, वो कह रहा है कि y की वैल्यू 1 हो जाएगी जब, आप सवाल देखें, जब x की वैल्यू 0 होती है। तो विशिष्ट हल के लिए ये कंडीशन दी है, तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, चूंकि हमें पता है वो कंडीशन कि y बराबर 1 होगा जब x का वैल्यू 0 होगा, तो आप क्या करोगे मेरे भाई? आप क्या करोगे? इसमें y की जगह 1 भर दोगे, और जहां जहां x है वहां पर आप 0 भर दोगे, तो 0 माइनस c, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 अगर कही होगी तो कह देना। तो c का मान, c बराबर -1, c बराबर -1 समीकरण 1 में धरने पर, सॉरी रखने पर। तो जब बेटा हम लोग रखेंगे तो कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा सर जी 1 अपॉन, ये अभी व्यापक हल था, अब देखो व्यापक हल, अब हम एक c का वैल्यू दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा
विशिष्ट हल, दिस इज व्हाट, विशिष्ट हल। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2x² प्लस 1, इसका विशिष्ट हल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक सॉल्यूशन या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना, आपके पास में। क्लियर है? अब आपको समझ में आ रहा होगा, अब आपको व्यापक और विशिष्ट हल समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेक्चर को पॉज करें, नोट करें, देन आई विल, मैं आगे बढ़ूंगा तब, ठीक है, आपके पास में। चलिए बच्चों, हम लोग अब बात करने वाले हैं आपकी इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नंबर 7 की। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर एग्जाम्पल नंबर 7 नहीं है 12 है, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि एक्सरसाइज ये 7.4 नहीं, 9.4 नहीं, 9.3 है। तो ये पुरानी किताब को अगर देखोगे एनसीईआरटी को, तो उसमें 12वां एग्जाम्पल ही है, आपकी गलती नहीं है। लेकिन जो नए पैटर्न की एनसीईआरटी अभी आई है जिससे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें ये एग्जाम्पल नंबर 7 है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। उसने ये कहा है सर, उसने ये कहा है कि बिंदु 1 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण, देखो वक्र जो होता है वो वक्र क्या होता है, वो अवकल समीकरण का हल होता है, ठीक है। अभी देखते हैं आगे क्या है। ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करो जिसका अवकल समीकरण ये है, ठीक है, एक्स डी वाई इज इक्वल टू 2x² प्लस 1 और dx, जहां पर x की वैल्यू 0 कभी हो नहीं सकती। भैया x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये प्रश्न ही डिफाइन नहीं होगा, आप रख के देख लो चाहे, उसकी मजबूरी है ऐसा कहना कि x बराबर 0 नहीं हो सकता है। तो अब हम लोगों को क्या करना, बेसिकली 100 बातों की एक बात हम लोगों को ये करनी है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, इस अवकल समीकरण का हमें हल निकालना है। और हल कैसा निकालना है, विशिष्ट हल निकालना है, क्योंकि उसने कंडीशन दी है साथ में, इससे हम लोग जो कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए हल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, चूंकि ये इक्वेशन है हमारी dy बटे dx, सॉरी 2x² प्लस 1 एंड dx, बेसिकली ये समीकरण कुछ ऐसी होगी। पहले ये समीकरण ये dx बटे में होगा और ये x यहाँ पे होगा, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसी तो होगी ये, क्योंकि आप देख रहे हो ना ये इक्वेशन समीकरण के अंदर आपने ये नहीं देखा होगा कि dy अलग है dx अलग है, लेकिन अब क्वेश्चंस में हम लोग कर सकते हैं ऐसा कि dx को अलग, अभी किया है हमने, पहले भी किया है, ठीक है ना। और इस तरीके की अगर ये dy बटे dx उपस्थित है तो सीधी बात है इक्वेशन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, प्रथम कोटि प्रथम घात वाली समीकरण है। तो अब हम पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ कैसे रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल वाली, है ना, कि जिसमें x को dx को एक अलग सत्ता मान लिया जाता है, dy को एक अलग सत्ता मान लिया जाता है, और x वाले लोग dx के पास जाते हैं और y वाले लोग dy के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो भाई इसमें भी हो जाएगा इजीली, इक्वेशन दी गई है x dy इज इक्वल टू 2x² प्लस 1 एंड dx, तो उसमें आप x वाले पोर्शन को, ये x इधर लेके जाओ, तो dy इज व्हाट, dy हमें मिल जाएगा सर 2x² प्लस 1 अपॉन आ जाएगा यहाँ पर x और dx। अब थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करोगे, समाकलन करना है ना आपको, तो सर 2x² बटे x कर लोगे प्लस 1 बटे x कर लोगे और आ जाएगा आपका dx। थोड़ा और सॉल्व करोगे तो dy बराबर आ जाएगा x कट जाएगा सर 2x आ जाएगा प्लस 1 बटे x। चाहो तो आप एक काम कर लो, dx की मल्टीप्लाई के 2x dx आ जाएगा, 1 बटे x भी dx आ जाएगा आपके पास में। अब हम लोग समाकलन करेंगे क्योंकि हमें अवकल समीकरण का हल निकालना है ना, वक्र निकालना है। अभी निकाल देंगे वक्र क्या होने वाला है, dy का मतलब तो y आ जाएगा, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा और x का समाकलन हो जाएगा x² बटे 2, 1 अपॉन x होता है सर log x, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा 1। तो यहां से ये कट जाएगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा सर x² प्लस log x प्लस c। लेकिन हम लोगों को विशिष्ट हल निकालना है, हमें कंडीशन दी है, जो ये नंबर 1 वक्र आया है, कहेंगे कि वक्र 1, ठीक है ना, वक्र 1, जो वक्र 1 है क्वेश्चन के अनुसार हमारा एक बिंदु उसने दिया है, बिंदु 1,1 से होकर जाता है, से होकर जाता है। तो सीधी बात है
यहाँ पर इसका मतलब x इजिकल टू 1 लेंगे और y इजिकल टू 1 लेंगे, और आपको क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है, में रखने पर। तो हासिल क्या होगा बेटा, देखो जब रखेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू, इसमें भी 1 भरा जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस log 1 प्लस c। इसे होता क्या है, c का मान निकाला जाएगा, 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस log 1 की वैल्यू 0 होती है, प्लस c, 1 से 1 कटा, c का मान 0 आ गया। और इसको समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त होगा, y इज इक्वल टू हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस log x, एक्स स्क्वायर प्लस का log x, प्लस का c रखेंगे तो 0 वैल्यू तो रखने की जरूरत नहीं। तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारा, ये हमारा ये वक्र है जो वो पूछना चाह रहा था। ठीक है भैया, ठीक है, तो ये हमारे पास में आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जरा मैं इसको पॉज कर देता हूं, आप लोग तब तक इसको नोट कर लीजिए बेटा फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके सामने। चलिए बेटा अब बात करते हैं बेटे इस एक्सरसाइज, इस इंट्रोडक्शन के अंदर एग्जाम्पल नंबर 8। चलिए क्या कह रहा है ये, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा बिंदु 2-2 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण, इनके सॉल्यूशन निकालना है जिसके किसी बिंदु पर xy पर स्पर्शरेखा की जो प्रवणता है, जैसे कोई वक्र है, ये कोई वक्र है और इस पर कोई पॉइंट हमारे पास में xy है। इस xy पॉइंट पे जब हम लोग स्पर्शरेखा खींचते हैं तो हमने अवकलन पढ़ाते समय शुरुआत में बात करी थी कि स्पर्शरेखा की जो प्रवणता होगी, स्पर्शरेखा की जो प्रवणता होती है बेटा, वो बिंदु xy पर होगी dy बटे dx। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है कि xy पर जो प्रवणता है, स्पर्शरेखा की जो प्रवणता है, स्पर्शरेखा की जो प्रवणता है बेटा वो कितनी है, वो 2x अपॉन वाई स्क्वायर है। इसका मतलब dy बटे dx का मान हमारा ये 2x अपॉन वाई स्क्वायर, और ये एक अवकल समीकरण बन गई। क्या बन गई बेटा, ये एक अवकल समीकरण बन गई है आपके पास में, ठीक है ना। और ऐसी अवकल समीकरण जिसमें वेरिएबल को सेपरेबल किया जा सकता है, तो आप इसको लिख दोगे सर वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2x dx। तो क्या करेंगे बेटा इसके अंदर हम लोग, देखो समाकलन कर लेंगे, वाई स्क्वायर डी वाई 2x और dx। तो यहां से जब हम लोग हल करेंगे तो y की घात 3/3 आ जाएगा, यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 और एक कांस्टेंट आ जाएगा c। आप ध्यान से देखेंगे 2 से 2 कटेगा, y की घात 3 का मान आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का c। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, क्योंकि उसने एक कंडीशन दी है हमें, है ना। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि वक्र एक, जो वक्र हमने निकाला है, बिंदु किससे हो गया यार मेरे बेटा, बिंदु -2, 3 से होकर जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये रहेगा कि x की वैल्यू -2 तथा y की वैल्यू 3 ले लेंगे। जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू -3। समीकरण आप कर लेंगे समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो जब रखेंगे समीकरण 1 में तो आप देखोगे सर y की जगह रखोगे आप 3, तो 3 की घात 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू -2 की घात 2 प्लस c, है ना। तो यहाँ से एक घात कट जाएगी तो 3 की घात 2 बचेगी यहाँ, है ना, इससे एक घात कट जाएगी तो 9 लिख देंगे, 9 बराबर 4 प्लस c, यानी कि c का जो मान है सीधी बात है 5 आ जाएगा। और उसको समीकरण 1 में रख दोगे आप, समीकरण 1 से आप क्या देखेंगे, y की घात 3 बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस के 5। आंसर छोड़ दो, या फिर y की घात 3 बराबर 3x स्क्वायर प्लस के 15, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ
अगर y को क्लियर निकालना चाहते हो उधर की तरफ, तो आपको पता है अगर y निकालना चाहते हो कि 3x² प्लस के 15 की घात, यहाँ पे 3 घात थी तो उधर जाकर 1/3 हो जाएगी, इतना आपको सबको पता है, ऐसे भी आंसर दिया जा सकता है। अब हम चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 9 ऑफ दिस इंट्रोडक्शन, है ना, कौन से क्वेश्चन पे, इंट्रोडक्शन पे। चलिए, इस इंट्रोडक्शन का ये लास्ट एग्जाम्पल, फिर आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाओगे, है ना। 14 एग्जाम्पल नहीं है, ये पुरानी किताब में 14 है, नई किताबों में ये एग्जाम्पल नंबर 9 है। तो चलिए बात करते हैं, बहुत इजी सवाल है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज वाला अलग है, तो आप इसको समझ के चलिए। किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है, ठीक है ना, मतलब 5% ब्याज मिलता है सालाना, ठीक है, ओके। कितने समय में जो 1000 रुपये है, 1000 की राशि दुगनी हो जाएगी, यानी कि 2000 हो जाएगी। तो इसको करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है, देखो ध्यान से सुनेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। आप पहले मान लें कि माना क्या माना किसी समय t पर, है ना, किसी समय को हम t से लिखते हैं ना, t पर जो मूलधन है, मूलधन को हम कह देते हैं अपनी तरफ से, क्या कहते हैं बेटे, हम हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, p कहते आ रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूलधन में वृद्धि, और आपको पता है किसके सापेक्ष होगी वृद्धि, समय के सापेक्ष होती है, समय बढ़ेगा तभी तो वृद्धि होगी, है ना, समय के सापेक्ष। यानी कि जब हम लोग मूलधन को डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में ही, तो ये क्या बताता है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, कलम का मीनिंग क्या होता है कि एक राशि का दूसरी राशि के सापेक्ष कितना परिवर्तन हो रहा है। तो P में T के सापेक्ष, मूलधन में समय के सापेक्ष कितना परिवर्तन हो रहा है, उसने कहा है P का 5%, कहा है ना उसने, P का 5%। और इस P के 5% को हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा, इसको हम लिखेंगे P गुणे 5/100, P गुणे 5/100, या dP का मान आ जाए, dP/dt जो आ जाएगा वो आ जाएगा सर P/20। और फिर इस इक्वेशन को हम वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, इस इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, P को P के पास ले जाएंगे, कि dP/P बराबर आ जाएगा 1/20 dt। समाकलन करेंगे, यहाँ पे dP/P का हो जाएगा, इधर समाकलन 1/20 का हो जाएगा dt। आप क्या देख पा रहे हैं, ध्यान से देखो, 1/P होता है log P, क्या होता है log P इज इक्वल टू 1/20 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा t, क्योंकि 1 का होता है t प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो log P हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे बच्चे, t/20 प्लस का c, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, क्योंकि अभी कुछ हमें खास हासिल नहीं हुआ है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 1000 रुपये, ठीक है भैया, हम लोग क्या कर लेंगे 1000 रुपये, अच्छा ठीक है। इसमें P का मान क्लियर निकालो बेटे, पहले P, हमें P चाहिए ना। देखो हम क्या करने वाले हैं, देखो हम क्या करने वाले हैं, अगर हम एक काम कर लें, अगर हम इसके अंदर एक काम कर लें, ठीक है ना, हम इसके अंदर एक काम कर लें, मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो सुनो, अगर कभी आपको ऐसा दिखाई दे कि log x बराबर समथिंग a है, log x बराबर a है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि log आपने पढ़ा नहीं है बहुत डिटेल से, इसलिए ये प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ कि log x बराबर अगर हमारे पास में a है, कभी x का वैल्यू निकालना पड़ेगा तो सामने वाले को e की पावर में पहुंचा देते हैं, इस बात को कतई नहीं, बहुत अच्छे से ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, देखो log p बराबर ये है, log p बराबर ये है, तो जब हम p का मान निकालेंगे तो सिंपल सी बात है बेटा कि इसको हम सब पूरे को हम किसके पावर में ले जाएंगे, e की पावर में, और हमें पता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो e की घात t/20 को हम अलग कर लेते हैं, इंटू e की घात c को हम अलग कर लेते हैं। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया बेटा आपके सामने जो मैंने बात करी है, ठीक है। और चाहो तो देखो ये कांस्टेंट है, दिस इज व्हाट, एक कांस्टेंट है, तो p इज इक्वल टू, भाई आप एक काम कर लो, e की घात c को हम एक नया कांस्टेंट c1 कह देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा c1, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं वैसे, c1 इज इक्वल टू e की घात t/20,
अब चलो देखो, अब चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, अब आप किस पे चलो, क्वेश्चन। उसने ये कहा है हमें पता है ना कि कितने की बात करी हम लोगों ने, 1000 राशि का। ये शुरुआत में उसने जमा करी, जब खाते में, ये खाता है हमारा, इस खाते में हमने जमा करा 1000 रुपये। तो जब हम जमा करेंगे उस समय कितना होगा, 0 ही तो होगा। अगर हम मूलधन 1000 रुपये जमा करते हैं एकदम से ही, तो हम बैंक में गए, यार लो भाई 1000 रुपये जमा कर लो हमारे, तो इसका मतलब क्या है कि आपने अभी जमा, अभी थोड़े कहोगे यार ब्याज दो मुझे, नहीं, उस समय कितना है, 0 है। महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल भर बाद ही तो जब समय बढ़ेगा, टी का वैल्यू बढ़ेगा, जब भी तो उस पर ब्याज बढ़ेगा, क्योंकि 5% की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो अब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि पी का मान 1000 होगा जब t बराबर 0 होगा, जब t बराबर 0 होगा। तो इस कंडीशन का यूज करके हम लोग c का मान निकाल लेते हैं, C1 का। तो बेटे 1000 बराबर C1 इंटू ई की घात 0/20, या ये कहिए C1 का मान आ जाएगा आपका 1000 रुपये। C1 का कितना मान आ जाएगा, 1000, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो और समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से फाइनली मूलधन कितना आ जाएगा हमारा, 1000 मल्टीप्लाइड बाय ई की घात t/20, ठीक है ना, t/20। लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें वो कह रहा है कि समय कितने समय में 2 गुना हो जाएगा, ठीक है ना, कितने समय में 2 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो यदि हम लोग p को हम 2000 ले लें, 2000 का मतलब मूलधन हमारा 2000 आ जाए, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, फिर हम t की वैल्यू निकालेंगे कितनी होगी। तो रख दो 2000 बराबर, ये डबल करना ना, उसने 2 गुने की बात करी है, 1000 ई की घात आ जाएगा हमारे पास में, t हमें निकालना बटे 20, यहाँ से 3 जीरो से ई खत्म हो गया, 2 बचा, यानी कहने की बात आ जाएगा 2 बराबर ई की घात t/20, सही है। और अब हम क्या कर लेंगे, अब हम क्या कर लेंगे बेटा, टी का मान निकालने के लिए हम लोगों को इसका रिवर्स भी तो कर सकते हैं। ई की घात ए को, अगर ई की घात ए हो इज इक्वल टू एक्स हो, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर हम चाहते हैं ए का मान निकालना, तो ए बराबर जाएगा log x, ए बराबर जाएगा log x। देखो यही तो लेके चले थे ऊपर से, तो इस बात को ध्यान रखें। इसको थोड़ा सीधा कर लो आप, सर ई की घात t/20 बराबर है 2 के, तो यानी कि जब हम t/20 का मान निकालेंगे तो आ जाएगा log 2, यानी कि t का मान आ जाएगा 20 गुणे log 2 वर्ष। इतने वर्ष लगेंगे आपके पास, log 2 का मान भरोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं, और मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सरलता से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्सरसाइज के अंदर कोई अलग चीज़ नहीं है, जितने एग्जाम्पल करे कुछ उसी तरीके के सवाल हैं। तो प्यारे बच्चों, आप 9.3 को क्वेश्चन को सॉल्व करें, और फिर हम लोग मिलते हैं आपको सॉल्यूशन के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।